उत्तराखंड के रुड़की शहर के रहने वाले सार्थक भाई को आर्मी में जाने का बहुत शौक था। अब इसी सिलसिले में उन्हें एक दफा इलाहाबाद जाकर आर्मी एसएसबी स्क्रीनिंग के लिए अपीयर होना पड़ता है। पर जब सार्थक एसएसबी स्क्रीनिंग से वापस रुड़की लौटे तब इनके दोस्तों ने बोला कि भाई बहुत दिन हो गया यार, चलना थोड़ा पार्टी करते हैं। तब सार्थक भाई अपने दोस्तों के साथ रुड़की के एक बहुत ही फेमस होटल में रात को पार्टी करने जाते हैं। पार्टी करने के बाद सार्थक के दोस्त अपने अपने घर चले गए और सार्थक भाई ने सोचा कि क्यों ना घर जाने से पहले जो उस होटल के पास से गंगा कैनाल वाली रोड गुजरती है उस रोड पर अपनी मोटरसाइकिल से एक राउंड मार के आया जाए। ये अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके गंगा कैनाल वाले रोड की ओर उसे मोड़ देते हैं। अब आप सोचेंगे कि ठीक है, पर इसमें क्या हो सकता है। तो भाई साहब इलाहाबाद जाकर एसएसबी अटेंड करने से उस रात अपनी मोटरसाइकिल गंगा कैनाल की तरफ मोड़ने के बीच जो कुछ भी सार्थक और उसके फैमिली के साथ हुआ ना, उसके जानने के बाद आपके शरीर में आज थोड़ी सी खून की कमी जरूर हो जाए। सार्थक बताते हैं कि भैया मैं एक डिफेंस एस्पिरेंट हूँ और 2 साल तैयारी करने के बाद फाइनली तीसरे साल में मुझे एसएसबी की स्क्रीनिंग की कॉल आती है और मेरा एसएसबी स्क्रीनिंग सेंटर इलाहाबाद में था, जिसे आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अब सार्थक ने मुझे बताया कि भैया मैं वहाँ पर टोटल 12 दिन रहा, पर मुझे जितना पता है एसएसबी स्क्रीनिंग 5 दिन की होती है। मे भी उसके बाद शायद 4-5 दिन तक मेडिकल का कुछ टेस्ट वेस्ट होगा। अगर आप में से कोई डिफेंस एस्पिरेंट है और एसएसबी स्क्रीनिंग अटेंड कर चुका है तो मुझे थोड़ा सा कमेंट में बता देना कि ये एक्स्ट्रा 5-6-7 दिन क्यों रुकते हैं लोग वहाँ पे। खैर सार्थक ने यहाँ पर एसएसबी स्क्रीनिंग कंप्लीट कर लिया। अब ये बताते हैं कि जब मुझे रुड़की आना था तब उस शाम मैं इलाहाबाद के ही एक होटल में रुका था, क्योंकि अगले दिन एकदम सुबह सुबह मेरी ट्रेन थी। अब जिस होटल में सार्थक रुके थे वो एक मुस्लिम फैमिली का होम रन होटल था। मतलब नीचे वाले फ्लोर पे वो फैमिली रहती थी और उसके ऊपर 2 फ्लोर जो बने हुए थे उसमें गेस्ट आके रुकते थे। सार्थक का प्लान ये था कि थोड़ा सा मैं आसपास स्ट्रीट घूमूंगा, स्ट्रीट फूड खाऊंगा और उसके बाद अगले सुबह ट्रेन में बैठ के वापस रुड़की आ जाऊंगा। पर अगर सब कुछ इनके प्लान के हिसाब से ही हो जाता तो ये कहानी क्यों बनती, सुनिएगा एकदम ध्यान से। सार्थक यहाँ पर अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं रिसेप्शन पे और फिर उसके बाद अपने कमरे में चले जाते हैं जो फर्स्ट फ्लोर पे था। सार्थक बताते हैं कि जब मैं कमरे के अंदर गया तो मुझे ना कुछ एबनॉर्मल सा नहीं लगा। मैंने कॉल करके अपने घर पर बात की और मैं बहुत खुश होकर उनको बता रहा था कि मेरा एसएसबी ऐसे बहुत अच्छा हुआ, अच्छे से कंप्लीट हो गया है। फिर ये रात को खाना खाने के लिए बाहर चले जाते। पर फिर जब ये खाना खा के वापस अपने कमरे के अंदर घुसे ना तो इनको एहसास हुआ कि कमरे के अंदर से एक हवा का रेजिस्टेंस आ रहा है इनकी तरफ। मतलब इनको कमरे के अंदर एंटर करने में बहुत फोर्स लगाना पड़ रहा था। सार्थक बताते हैं कि उस समय भैया मुझे बहुत अनईजी लगने लगा, पर मैं इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए चुपचाप जाके अपने बेड पर लेट जाता हूँ। बेड पर लेट के कोई 5-7 मिनट फोन स्क्रॉल करने के बाद मैंने फोन को साइड में रख दिया। मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे नींद आ जाए, पर ना कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा एहसास होने लगा कि मेरे कमरे में मेरे अलावा कोई और भी मौजूद है जो मुझे कोने में खड़े होकर लगातार देख रहा था। जब ये अनईजीनेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो मैं चुपचाप उठ के बालकनी के अंदर चला जाता हूँ। बालकनी में कोई 1-1.5 घंटे तक मैं बैठा रहा। थोड़ा सा जब मूड मेरा फ्रेश हुआ तो मैं वापस अपने कमरे में आ गया। अब इस बार कमरे में लेटने से पहले मैंने अपने फोन में अलार्म लगाया लाइट्स ऑन की रूम की और फिर मैं सोने गया। अगली सुबह अलार्म के साथ मेरी नींद खुली और मैं स्टेशन की तरफ चला जाता हूँ। मैं ट्रेन में बैठा और ट्रेन में बैठ के वापस रुड़की आ गया। सार्थक बताते हैं कि जब मैं वापस रुड़की आया ना भैया, उसके 1 सप्ताह के बाद से ना बहुत अजीबोगरीब चीज होने लगी मेरे परिवार के अंदर। मेरे साथ अक्सर ऐसा होने लगा कि चलते चलते मेरे पैर उलझ जा रहे हैं अपने में और मैं आगे की तरफ गिर जा रहा हूँ। मेरी जो मम्मी थी उनकी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। धीरे धीरे उनको एक बहुत ही रेयर मेडिकल कंडीशन भी होने लगा जिसे बोलते हैं स्क्लेरोमायोसिटिस। स्क्लेरोमायोसिटिस में जो मसल होती है, जो मांस होती है, मांसपेशी में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, ज्वाइंट में पेन होने लगता है, जो आपकी स्किन होती है वो थिक होने लगती है। अब धीरे धीरे मम्मी की मेरी हेल्थ कंडीशन खराब होने लगी। अब पहले तो हम सबने सोचा कि ठीक है एज हो रही है मम्मी की, में भी उसके वजह से हो रहा हो, मुझे जो चोट लग रही थी मैं भी मेरे लापरवाही की वजह से लग रही हो। पर फिर एक रात मैं अपने कमरे के अंदर था और मुझे बाहर से मम्मी ने आवाज दिया कि खाना खाने आ जाओ। अब मैं कमरे से बाहर निकला और जो डोर का हैंडल था उसे खींचा बंद करने के लिए। अब जैसे ही मैंने डोर खींचा मेरी एक उंगली दरवाजे में दब गई। यहाँ पर मैं चिल्लाया जोर से और मैंने बहुत कोशिश की दरवाजे को धक्का देके खोलने की, पर ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजा अंदर से किसी ने बंद कर दिया। फिर घर में मेरी बुआ रहती है तो वो भाग के आई मेरे पास और उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। मैं भी ये देख के बहुत शौक था कि मैं इतनी तेज धक्का दे रहा था तो खुला नहीं, पर बुआ ने जब पुश किया तो खुल गया दरवाजा। लेकिन इस हादसे ने भी सार्थक के परिवार के किसी मेंबर के दिमाग की घंटी नहीं बजाई कि कुछ तो अलग हो रहा है। फिर आता है अगस्त का महीना। सार्थक बताते हैं कि अगस्त में मेरे चाचा जी 2 बार हॉस्पिटलाइज हुए और दूसरी बार उनकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी। मेरे चाचा जनरली बहुत ही हेल्दी और हट्टे कट्टे इंसान है, ऐसे तबीयत खराब नहीं होती उनकी। पर जब यहाँ पर चाचा जी दूसरी बार हॉस्पिटलाइज हुए ना, तब जो सार्थक की बुआ थी इनको आभास होना स्टार्ट हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है हमारे घर में, क्योंकि सार्थक की बुआ जी बालाजी महाराज की बहुत बड़ी भक्त थी और निरंतर पूजा ध्यान ये सब करते रहती थी। तो उनको यहाँ पे एक एनर्जी का आभास होने लगा कि कुछ तो है इधर। इन्होंने अपने परिवार में बोला कि हम लोग अपने घर के अंदर एक हवन करवाना चाहिए। अब यहाँ पर हवन कराने के अगले 2-3 दिनों तक थोड़ी चीजें नॉर्मल रही, पर चौथे दिन सार्थक अपनी मोटरसाइकिल लेके ऐसे ही राइड पर निकलते हैं। उनके घर से थोड़ी दूर पर एक दुकान है, वही दुकान पे अपनी मोटरसाइकिल लगाई और वहाँ खड़े होके कोक पीने लगे। अब एक चीज गौर करना कि जहाँ पर सार्थक ने मोटरसाइकिल खड़े की थी उसके सामने से एक लंबी सी रोड निकलती है
वो दुकान रोड के बीचों बीच थी और आगे पीछे बिल्कुल खुला था एकदम, तो साफ साफ दिखाई पड़ सकता था कि अगर दूर से कोई आ रहा है तो। सार्थक बताते हैं कि मैं कोक पी रहा था, मुझे कोई 1-1.25 मिनट ही हुए थे और अचानक मेरे पास ना एक बाबा आके खड़े हो गए। उन्होंने अपने साथ एक झोला लिया हुआ था। वो सार्थक के पास खड़े होकर उसे देखने लगे बहुत ध्यान से। सार्थक को थोड़ा अनईजी फील हुआ। तब बाबा ने अपने झोले में हाथ डाल के एक रुद्राक्ष निकाला। सार्थक को बोला कि बेटा इसे ले ले और गले में डाल लेना। अब सार्थक को यहाँ लगा कि बाबा रुद्राक्ष दे रहे हैं तो जरूर कुछ मांगेंगे मेरे से, तो इसने अपना वॉलेट ऊपर किया और उससे ना 10 की नोट निकालने लगा। तब बाबा ने उसके वॉलेट पे हाथ रख दिया, बोला कि इन सब की जरूरत नहीं है, और फिर अपना हाथ उसके सर पर रखकर बोला कि सुन बेटा, ये जो रुद्राक्ष मैंने दिया है इसे गले में धारण कर लेना, ये तेरी रक्षा करेगा। अब सार्थक ने उस रुद्राक्ष को अपने जेब में डाला और दूसरी जेब में वो वॉलेट डालने लगा। वॉलेट डालने के लिए उसने सर नीचे किया था और भाई जब वॉलेट जेब में डाल के ऊपर देखा तो वहाँ पर कोई बाबा नहीं थे। मैंने बताया था कि वो पूरी लंबी सड़क थी, दुकान बीच में था, पूरा खुला एरिया। सार्थक दोनों साइड दूर दूर तक देखता है पर उसे बाबा कहीं भी दिखाई नहीं देते। यहाँ पर जब ये वापस लौटा तो उस रुद्राक्ष को अपने गले में ना डालने के बजाय अपनी स्टडी टेबल पर रख और वहाँ रख कर वैसे ही भूल गया। अगले कुछ सप्ताह तक सार्थक के फैमिली में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा था और इनके फैमिली वाले को ये लग रहा था कि मे भी हमारे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं और शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, इसके वजह से सारी चीजें हो रही है। पर यहाँ मसला तो कुछ और ही था भाई साहब। खैर जो पूरी घटना आप सुन रहे हैं ना, ये 2024 की है। धीरे धीरे समय बीता और अक्टूबर का महीना आ जाता है। जो सार्थक का गांव था वो उसके शहर रुड़की से थोड़ी ही दूर पर था। तो अक्टूबर महीने में गांव के अंदर रहने वाले इसके कजन का बर्थडे आता है। सार्थक वहाँ गांव पहुँचता है अपने कजन का बर्थडे अटेंड करने। ये बताते हैं कि बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद मैं रात को अपने कमरे में लेटा हुआ था। मेरा गांव वाला घर थोड़ा ऊपर पहाड़ों पर है, तो वहाँ अक्टूबर के महीने में थोड़ी ठंड हो जाती है। मैंने छाती तक ब्लैंकेट ओढ़ रखा था और रात के कोई 2 बजे के आसपास मुझे मेरी दादी की आवाज सुनाई देती है कि सार्थक। अब जैसे ही मैंने उनकी आवाज सुनी मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि मेरी दादी 2017 में ही एक्सपायर हो चुकी थी। गांव में बोलते हैं कि जब तक 3 कॉल ना आए, जब तक 3 बार कोई तुम्हारा नाम ना पुकारे, तो ऐसे मुड़ के देखते नहीं है। और ये थी भी मेरी दादी की आवाज, तो मैंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने उस समय ऐसा प्रिटेंड किया कि मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है और उसके बाद फिर दोबारा मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। अगले दिन मैं वापस रुड़के आ गया और फिर कुछ दिनों के बाद दिवाली का टाइम आता है। नवंबर में दिवाली थी और हमारे परिवार में रिवाज रहा है कि हम सब लोग दिवाली गांव पर मनाते हैं। सार्थक अपनी फैमिली के साथ गांव आया हुआ था और दिवाली खत्म होने के नेक्स्ट डे उसके बाकी फैमिली वाले वापस रुड़के आ जाते हैं और सार्थक वहीं गाँव पर रह गया। गांव पर 2-3 दिन और बिताने के बाद फाइनली 10 नवंबर 2024 को सार्थक अपने गांव से रुड़की आने के लिए निकलता है। ये बताते हैं कि रात के कोई 7:15 बज रहे होंगे। मैं धीरे धीरे अपनी मोटरसाइकिल पर राइड कर रहा था और राइड करते करते मैं एक जगह पर पहुंचता हूँ, खालियार। खालियार के अंदर एक दरगाह है। उस दरगाह के पास एक आदमी खड़ा था और उसने मुझे हाथ दिया। मैं दूर से ही देख रहा हूँ कि वो मुझे हाथ दे के रोकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं जाके उसके पास रोकूं, पर पता नहीं क्या हुआ, मैं ना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके पास जाके मैंने मोटरसाइकिल रोक दी। जब इसने मोटरसाइकिल रोकी तो सार्थक एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आदमी आके इसके पीछे बैठेगा, पर वो आदमी ना चल के इसके और करीब आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला कि बेटा सार्थक, तू थोड़ा सतर्क रहना, तेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे। अगर तेरे कर्म अच्छे रहे तो शायद तू बच जाए, वरना तू अगले साल का दिन नहीं देखने वाला है। अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर होने का समय आ गया तेरा। और सार्थक बताते हैं कि ये बात बोल के वो आदमी धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहा था और पीछे जाते जाते अचानक ही गायब हो गया। इसे एकदम झटका सा लगा कि यार ये कौन था और मेरा नाम कैसे जानता है। और अभी जब वो सामने से गायब हो गया तो सार्थक को एकदम भरोसा नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे। अब सार्थक यहाँ पर जो रुड़की में उसके 3 सबसे अच्छे दोस्त थे, तीनों को कॉल लगाकर उसने बोला कि भाई कुछ बहुत ज्यादा अर्जेंट है, तुम इस वाले पॉइंट पर मुझे मिलो। ये लोग सब रुड़की के अंदर एक पॉइंट डिसाइड करते हैं और थोड़ी देर के बाद जब ये रुड़की पहुंचा तो इसके तीनों दोस्त वहाँ पर मौजूद थे। सार्थक ने उनको सारी बात बताई कि भाई अभी अभी वो आदमी पीछे मुझे मिला था और वैसे ऐसी बातें कर रहा था। तब उनके दोस्तों ने बोला कि भाई तू क्या ये बकवास बात कर रहा है यार, किन चक्करों में पड़ रहा है तू, कोई पागल वागल होगा, छोड़। वैसे भी हमने बहुत दिन से पार्टी नहीं की और साथ में अब मिले तो चल ना पार्टी करते हैं। सार्थक को भी लगा कि ठीक है यार, पार्टी करके थोड़ा मैं अपना मन बहला लूंगा। अब ये चारों दोस्त पार्टी करने रुड़की के एक बहुत ही फेमस होटल में पहुंचते हैं और जहाँ पर वो होटल है ना, आप अभी मैप में देख सकते हैं कि उसके थोड़ा सा आगे जाकर ही एक कैनाल रोड आता है। अब ये कैनाल वाली बात मैंने क्यों बताई, इसका कनेक्शन आपको आगे पता चलेगा, पर फिलहाल ये लोग उस होटल पहुंचते हैं पार्टी करने के लिए। अब सार्थक बताते हैं कि मैंने यहाँ पर हल्का फुल्का खाना खाया, मेरा ज्यादा कुछ मन नहीं कर रहा था। मेरे दोस्तों ने थोड़ा बहुत ड्रिंक किया, पर इसमें से जो एक दोस्त था मेरा, उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। सार्थक बताते हैं कि देर रात पार्टी खत्म करके हम वापस होटल से बाहर निकले और मेरे जिस दोस्त ने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया हुआ था उसे चलने में दिक्कत हो रही थी। तब जो मेरे बाकी के 2 दोस्त थे उन लोगों ने मुझसे बोला कि एक काम कर, तू अपने घर चला जाओ और हम इसे लेके इसके घर पर ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करके हम अपने अपने घर निकल जाएंगे, क्योंकि इन तीनों दोस्तों का जो घर था वो एक ही डायरेक्शन में था, पर यहाँ सार्थक का घर दूसरी ओर है। अब एक चीज समझना, जहाँ पर ये लोग पार्टी कर रहे हैं वहाँ से थोड़ा आगे जाके एक पुल आता है। पुल क्रॉस करने के बाद सार्थक को अपने घर की तरफ मुड़ना था और पुल के पहले एक और रास्ता है जो जाता है कैनाल रोड की तरफ, नहर वाला रास्ता बोलते हैं उसको। सार्थक बताते हैं कि अपने तीनों दोस्तों के जाने के बाद मैंने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करी
उस समय ठंड भी लग रही थी मुझे, और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके मैं अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। मुझे वो कैनाल वाला पुल पार करके दूसरी तरफ से अपने घर की ओर जाना था। पर भैया जैसे ही मैं उस कैनाल वाले पुल के पास पहुंचा ना, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अपनी मोटरसाइकिल के कंट्रोल में नहीं हूँ। किसी फोर्स ने मुझे बांध के रख लिया था और मैं अपनी मोटरसाइकिल उस पुल पर ना चढ़ा के सीधा कैनाल वाले रास्ते पर चला गया। मैं साफ साफ महसूस कर पा रहा था कि कोई चीज मुझे खींच रही है अपनी ओर। मैं चुपचाप अपनी मोटरसाइकिल से उतरा और जाके थोड़ी दूर पर रोड के साइड में खड़ा हो गया। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं कोई 1 मिनट वहाँ खड़े रहने के बाद वापस आके अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ गया। जब इस बार मोटरसाइकिल पर पहुंचा तो मुझे थोड़ा सा आभास हुआ कि ये मैं कहाँ खड़ा हूँ। मैंने अपनी मोटरसाइकिल मुड़ाई और फिर उस पुल से चढ़कर अपने घर की ओर जाने लगा। 1 आध मिनट अपने घर की ओर चलने के बाद मुझे फिर से ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई बैठ के मुझे कंट्रोल कर रहा है। मैं थोड़ी देर के बाद मेन रोड से चलते हुए जो मेरे घर की गली थी उसके करीब पहुंचा। मैं देख रहा हूँ कि इधर साइड से मेरे घर की गली जाती है, पर मैं उसकी ओर देखते हुए मोटरसाइकिल गली में ना घुसा के सीधे रास्ते पर चलने लगा। अभी जिस रास्ते पर मैं चल रहा था वो रुड़की के बीटीगंज से होते हुए भगवानपुर करके एक जगह आता है, उसकी ओर जाती है। मैंने बहुत कोशिश की कि मोटरसाइकिल मुड़ा के अपने घर की गली के अंदर घुस जाऊं, पर मुझसे वो हुआ ही नहीं। ये मोटरसाइकिल मेरे कंट्रोल में ही नहीं थी। मैंने बहुत परेशान होकर एकदम आनन फानन में मोटरसाइकिल के ब्रेक मार दी। मोटरसाइकिल झटके से रुकी और मैं नीचे गिर गया। फिर मैं दोबारा मोटरसाइकिल पर बैठा और उसे वापस मोड़ दिया अपने घर की ओर जाने की। और भाई सार्थक बताते हैं कि भैया जब मैंने मोटरसाइकिल मोड़ी ना, मोटरसाइकिल मोड़ के मैं कुछ दूर आगे चला और मुझे एकदम क्लियरली सामने दिखाई दे रहा था कि ये मेरे रुड़की वाले घर का रास्ता नहीं है, बल्कि मेरे गांव में जो मुक्ति धाम है, जो शमशान घाट है हमारा, उसकी ओर जाने का रास्ता था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपने गांव वाले रास्ते पर जा रहा हूँ। अभी मैं कुछ फिगर आउट कर ही पाता कि सामने से एक पिकअप वैन ने आके मुझे टक्कर मार दी। मैं रोड पर गिरा और यहाँ मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। अब जब मैं गिरा था तो मेरा फोन बाजू में ही पड़ा था मेरे। मुझे थोड़ा बहुत होश था तो मैंने फोन सीधा अपने दोस्त को लगाया। दोस्त को लगा के उसको थोड़ा बहुत लोकेशन समझाया कि मैं भगवानपुर वाले रास्ते पर निकल गया था, वहाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया, और ये बोल के मैं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब सार्थक को होश आया तो भाई साहब ये सिविल हॉस्पिटल में, और पता है इनके दोस्तों ने क्या बताया इसे कि भाई तेरा एक्सीडेंट भगवानपुर टोल प्लाजा के पास हुआ था और वहाँ से रात को पुलिस वालों ने उठाकर तुझे सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया। पर इसमें सरप्राइजिंग बात ये है ना कि जिस होटल में ये लोग पार्टी कर रहे थे वहाँ से भगवानपुर टोल प्लाजा पहुँचने में 30 मिनट से भी ऊपर का टाइम लगता है। और जब इसने अपने दोस्त को कॉल किया था ना एक्सीडेंट होने के बाद, उस समय होटल से उनके दोस्तों को निकले हुए सिर्फ 5-6 मिनट ही हुए थे। 6 मिनट में भाई ये होटल से भगवानपुर टोल प्लाजा पहुँच गया था। सार्थक बताते हैं कि सब कुछ मेरे समझ से बाहर थी और जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो इतना बुरा था कि जिसने भी देखा उसको यही लगा कि भाई ये बच नहीं पाएगा। अब अगले दिन सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने सार्थक को किसी बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। कुछ टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद सार्थक अपने गांव आ जाता है। ये बताते हैं कि गांव पर ही मेरा ख्याल रखा जा रहा था, और इसी बीच जब ये गांव में रहकर रिकवर हो रहे थे ना, तो उनके पापा की एक दिन देहरादून हाईवे पर एक्सीडेंट हो जाती है। थैंकफुली उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था तो उन्हें बहुत ज्यादा चोट नहीं आई सर में, पर उनका जो राइट हैंड था वो फ्रैक्चर हो गया था। अब लगातार फैमिली में 2-2 एक्सीडेंट हो जाना, सार्थक की जो बुआ थी उन्हें और उनके बड़े पापा को, इन दोनों को लगने लगा कि भाई कुछ तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है घर में। इन लोगों ने डिसाइड किया कि एक पंडित को बुलवा के पूरा घर दिखवाएंगे और एक सुंदर कांड का पाठ करवाएंगे ये लोग। इसी सिलसिले में ये लोग एक बहुत ही सिद्ध पंडित को घर पे बुलाते हैं। उन्होंने फिर सुंदर पाठ करके हवन वगैरह किया और फिर उनसे पूछा गया कि ये सब क्या हो रहा था पंडित, और भाई उन्होंने एक बहुत ही शॉकिंग चीज रिवील की। ये कुछ मिनट साधना में बैठने के बाद बताते हैं कि सार्थक जब इलाहाबाद गया था ना वो SSB स्क्रीनिंग के लिए, उसके बाद जिस रात ये होटल के अंदर रुका था उस होटल से ही एक आत्मा इसके साथ लग गई है। जिस कमरे में सार्थक रुका था उसके कुछ टाइम पहले एक और SSB एस्पिरेंट वहाँ पर रुका हुआ था। वो पहले दिन ही स्क्रीनिंग से बाहर हो गया था। स्क्रीनिंग से बाहर होने की वजह से वो बहुत टूट चुका था अंदर से। वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहता था, उसे अपने रिश्तेदारों के तानों का भी डर था, और इसी डर में आकर उसने उस कमरे में सुसाइड कर लिया। अब जब सार्थक उस रात कमरे में आया और ये सबको कॉल करके बता रहा था अपनी स्क्रीनिंग के बारे में, तब जो वो स्पिरिट थी वो बहुत ज्यादा जेलस होने लगी इसे। वो सार्थक को वहीं पर खत्म करना चाहती थी, पर इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसकी वजह से डायरेक्ट सार्थक को ऐसे हार्म नहीं कर पा रही थी। वहीं से ये सार्थक के साथ होके इसके घर तक आ गई। और फिर जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था सार्थक का, उस दिन सुबह में गांव से चलने से पहले इसने अपने मम्मी को कॉल किया था। मम्मी को कॉल करके बोला था उसने कि पता नहीं हमारे घर में क्या हो रहा है, इतनी नेगेटिविटी कहाँ से आ गई। और कॉल रखने के बाद सार्थक ने एकदम ऐसे परेशान होकर बोला था कि मेरी फैमिली को कुछ भी मत करो, तुम जो भी हो, अगर कुछ भी करना है तो मुझे करो। यहीं पर सार्थक ने उस स्पिरिट को परमिशन दे दिया कि तुम मेरे ऊपर हावी हो सकती। अभी तक वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर पा रही थी सार्थक को, इसलिए उसके फैमिली वाले को परेशान कर रही थी। पर जब सार्थक ने उस दिन वो लाइन बोली ना, तब इस स्पिरिट को पूरी छूट मिल गई सार्थक पे डायरेक्ट अटैक करने की।
एक तरह से ये उसके लिए इनविटेशन था। और उसी शाम को पार्टी करने के बाद सार्थक का एक्सीडेंट हुआ। फिर सार्थक ने यहाँ बहुत क्यूरियस होकर पूछा कि वो 2 बार मुझे बाबा मिले थे, वो कौन थे? तब पंडित जी ने बताया कि वो तुम्हारे कुल देवता थे जो तुम्हें वार्निंग देने आए थे। अगर तुमने उनका दिया हुआ रुद्राक्ष अपने गले में धारण किया होता तो ये सब कुछ टल सकता था। पर यहाँ पर अभी सुंदरकांड का पाठ हो गया है और मैंने सब कुछ हवन वगैरह भी कर दिया है, तो अब तुम्हारे परिवार को इससे बहुत राहत मिल जाएगी। पंडित जी के जाने के बाद सार्थक ने वो रुद्राक्ष उठा के अपने गले में धारण कर लिया। और ये बताते हैं कि उसके बाद से ही इनके घर पर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अगले 2 सप्ताह में इन सबकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाती है। तो यार ये थी पूरी कहानी सार्थक की। अगर आपके जानने में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। Thanks for watching.